नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं संसद। और संसद आपको पता ही है बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम प्री प्लस मेंस के हिसाब से अगर इसे डिस्कस करें तो इसे बहुत टाइम लगता है और हम चाह रहे हैं कि अगर मेंस में भी कोई क्वेश्चन बने तो आपसे छूटे नहीं। इसलिए हमने ऑलरेडी 10 लेक्चर हम इस पर ले चुके हैं। ये अपना 11th लेक्चर है और मुझे लग रहा है शायद एक और लेक्चर इस पर लेना पड़ेगा। उसके बाद में हम इसके PYQ डिस्कस कर लेंगे एक लेक्चर में। इतने सारे लेक्चर है, फिर मैं इनको कंपाइल करके एक अलग से भी डाल दूंगा। पूरी एक हम कह सकते हैं कि मैराथन जैसा पूरा इसमें डाल देंगे संसद वाला। चलिए, तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बजट की प्रक्रिया देखी थी कि बजट जो है वो कैसे कैसे पारित हो रहा है। उसकी कितनी जो 6 चरण हमने देखे थे वो शुरू से आपको सारे के सारे याद रखने हैं। वहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी सीक्वेंस से बना चुकी हैं। और उसके बाद में हमने जो फंड्स हैं वो देखे थी कि कितनी फंड है अपने यहाँ। तो एक है संचित निधि है, एक लोक लेखा है और एक क्या है, आकस्मिक निधि। ये तीन हमने निधियां देख ली थी, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली थी। फिर हमने देखे थे कि बहुमत कितने प्रकार का होता है, यानी मेजोरिटी कितने प्रकार की होती है। तो 4 प्रकार की हमने मेजोरिटी देखी थी। साधारण जो है बहुमत देखा था, विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत। इस प्रकार से हमने 4 जो है वो बहुमत देखे थे। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देख ली। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाइए और वो लेक्चर आप देखिए, तब आप एक कंटिन्यूटी फील कर पाएंगे। और पूरे लेक्चर जब आप देखेंगे तभी हो सकता है कि देखना होता क्या है कि कुछ चीज़ें पिछले लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो अब जब उनका कोई मेंशन होगा तो फिर मैं सिर्फ बता ही दूंगा उनको कि हाँ बस इतना, उनको डीप में जाके नहीं बताऊंगा। क्योंकि ऐसा तो चलता रहता फिर तो खिचड़ी आगे से आगे बढ़ती जाएगी, है ना। ऐसा होता है। अब देखना इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आएगी आज के लेक्चर में जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वो पढ़ाऊंगा नहीं, जस्ट ऊपर ऊपर से बता दूंगा। आपको क्या करना है कि जब मैं PDF दूंगा तो आप खुद से पढ़ लेना। देखें यूपीएससी में अगर आप अब आए गए तो स्पून फीडिंग यहाँ पर नहीं चलने वाली है। अगर आपको यूपीएससी सच्ची में क्लियर करना है तो, नहीं तो फिर आप भैया देखते रहिए अपने हिसाब से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर बिना कोई टाइम गवाए। शुरुआत हम करेंगे संसदीय विशेषाधिकारों से। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये हम डीप में देखेंगे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इंग्लिश में भी समझते जाइए क्या विशेषाधिकार होते हैं ये, है ना। तो विशेषाधिकार का मतलब क्या हो गया, कोई अन्य की तुलना में कोई अलग से उनको अधिकार दे दिए गए। तो ये जो विशेष अधिकार इनको दिए गए हैं अलग से, वो क्या होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, कुछ उन्मुक्तियां और कुछ छूट होती हैं जो संसद के दोनों सदनों, उनके समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। दोनों सदनों को प्राप्त होते हैं और उन सदनों में जो समितियां होती हैं उनको, साथ ही साथ उनके सदस्यों को ये प्राप्त होते हैं ये विशेषाधिकार, है ना। क्यों जरूरी है ये संसदीय विशेषाधिकार? तो ये जरूरी है अपने कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए। अगर ये विशेषाधिकार संसद के पास में और उनके सदस्यों के पास में ना हो तो वो ना ही तो अपनी स्वतंत्रता बरकरार रख सकते हैं और ना ही फिर अपने कार्य की प्रभावशीलता रख सकते हैं, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। विशेषाधिकार के अभाव में होगा क्या, सदन ना तो अपनी अधिकार बचा पाएगा, ना अपनी गरिमा बचा पाएगा, ना ही अपना सम्मान बनाए रख पाएगा इन विशेषाधिकारों के अभाव में, है ना। और ना ही अपने सदस्यों को उनके संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में किसी बाधा से बचा पाएगा। अगर ये विशेषाधिकार ना हो, अभी देखिए जैसे जैसे हम विशेषाधिकार के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि अगर ये विशेषाधिकार ना हो तो संसद का कोई सदस्य अपना काम ठीक से कर ही ना पाए। अगर उसे सदन में बेखौफ बोलने की स्वतंत्रता ना हो, अगर उसे ये डर हो कि मैं कुछ बोलूंगा उस पर केस हो जाएगा, तो फिर वो सदन में अपनी बात रख ही नहीं पाएगा ठीक ठीक ढंग से, उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो पाएगी, गंभीर चर्चा, है ना। चलिए, संविधान ने संसदीय विशेषाधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए हैं जो संसद के किसी सदन या उसके समिति में कार्रवाई लेते हैं या कार्रवाई में भाग लेते हैं या बोलते हैं, है ना, उनको भी दिया है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल, है ना, जो महान्यायवादी हैं, उसको भी ये विशेषाधिकार दिए गए हैं। यहाँ से यूपीएससी ने एक बार स्टेटमेंट बना दिया था कि संसदीय विशेषाधिकार किस किस को मिलते हैं, तो उसमें मंत्री दे रखा था और महान्यायवादी भी दे रखा था। तो महान्यायवादी को मिलते हैं क्योंकि ये संसद में जो है उसके कार्य में भाग ले सकता है, बोल सकता है, उसकी समिति में कहीं ये भाग ले सकता है, परंतु वोट ये नहीं कर सकता है। तो केंद्रीय मंत्रियों को तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल है यानी महान्यायवादी, उसको भी ये विशेषाधिकार मिलते हैं। पर याद रखने वाली बात यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना ठीक से अपने दिमाग में, राष्ट्रपति को कोई भी संसदीय विशेषाधिकार नहीं होते। सर आप तो कह रहे थे कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के पार्ट होते हैं। हाँ होते हैं बिल्कुल। संसद जो है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, पर राष्ट्रपति जो है वो संसद में कभी बैठते नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति जी को
संसदीय विशेषाधिकार नहीं मिलते हैं। हालांकि राष्ट्रपति के पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं पर वो अलग होते हैं संसदीय विशेषाधिकारों से, है ना। कैसे हमारे जो संसदीय विशेषाधिकार है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, वो अगर हम देखें तो संविधान का अनुच्छेद 105 जो है वो बात करता है संसदीय विशेषाधिकारों की। और ये जो अनुच्छेद 105 है वो दो विशेषाधिकारों की बात करता है। एक तो सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी सदन के भीतर जो भी सदस्य हैं वो सदस्य पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को। दूसरा, अपनी कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार। जो सदन है उस सदन को, जो भी कार्रवाई सदन में चलती है उसके प्रकाशन का अधिकार है सदन को। इसका मतलब है कि वो दूसरों को अपनी कार्रवाई के प्रकाशन से रोक भी सकती है। संसद अगर चाहे तो किसी को रोक सकती है। हालांकि अगर कोई निष्पक्ष कार्रवाई का प्रकाशन हो रहा हो तो उसे संसद नहीं रोक सकती, बट अगर ऐसा हो कि कोई गुप्त बैठक वगैरह होनी हो तो फिर उसे संसद रोक सकती है ना। तो आप जो राज्यसभा टीवी देखते हैं या लोकसभा टीवी, तो अब तो दोनों को मिला के संसद टीवी कर दिया गया ना। तो आप जो संसद टीवी देखते हैं डिबेट वगैरह, वो क्या है, ये संसद का ही अधिकार होता है ना। चलिए, और जो विशेषाधिकार है उनके मामले में ये प्रावधान किया गया है कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स और उसके समितियों को जो विशेषाधिकार हुआ करते थे 26 जनवरी 1950 के वक्त, वो सारे के सारे अब भारतीय संसद को भी मिल जाएंगे। क्योंकि अपने यहाँ जो संसदीय व्यवस्था ली गई है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है हमारी संसदीय व्यवस्था। ये ऑलरेडी मैं आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है ना। चलिए, यह है, अब तक संसद ने सभी विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध नहीं किया है। क्या नहीं किया है, संहिताबद्ध नहीं किया, यानी इनका कोई कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। जैसे आईपीसी जो है, इंडियन पिनल कोड, इसमें क्या है कि जितने भी केसेस होने चाहिए, जितने भी अपने यहाँ जो मामले बन सकते हैं, सारे के सारे कानून जो है, कितने कानून अपने भारत में हैं, वो सारे के सारे कानून एक जगह लिख दिए, उनको कोडिफाई कर दिया। तो अपने यहाँ अभी तक इन संसदीय विशेषाधिकारों का इनका कोडिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है, इनका संहिताबद्ध इनको अभी तक नहीं किया गया है। ये एक समस्या है और इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, है ना। तो सर ये संसदीय विशेषाधिकार आते कहाँ से हैं? तो देखो, ये संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत से आते हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जो हमें बताते हैं इनके बारे में। अगला, संसद भी समय समय पर कुछ कानून बनाते हैं, उनके थ्रू भी जो है हमारे पास ये विशेषाधिकार आते हैं। फिर दोनों सदन है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इनके कुछ नियम है, उन नियमों से भी हमें ये विशेषाधिकार मिलते हैं। अगला, जो संसदीय सम्मेलन होते रहते हैं उनसे भी हमें ये मिलते हैं। न्यायिक व्याख्याएं हैं, टाइम टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट है या और हाई कोर्ट्स वगैरह हैं, ये टाइम टाइम पे न्यायिक व्याख्याएं देते रहते हैं, उनसे भी कोई संसदीय विशेषाधिकार हमें प्राप्त होते रहते हैं। और संसदीय परंपराएं, अगर एक और नहीं लिखा है यहाँ पर लिख लेना, 6.1, संसदीय परंपराएं जो है ना, वहां से भी हमें मिलता है। और संसदीय परंपराएं कहाँ से, ब्रिटेन की जो संसद है वहां से संसदीय परंपराएं आती हैं, तो वहां से हमें और ये विशेषाधिकार इनकी प्राप्ति हो जाती है। फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए हो और फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो आप लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज इस नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, भारतीय संसद में सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखना, कोई भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो प्लस राज्यसभा का हो, चाहे वो नामित हो चाहे वो निर्वाचित हो, कैसा भी हो, उसको 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, किसके सर, सत्र शुरू होने की, जब सत्र शुरू होता है उसके 40 दिन पहले और जब सत्र समाप्त हो जाता है उसके 40 दिन बाद तक किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पर याद रखना, यह सिर्फ और सिर्फ सिविल मामलों में है। क्रिमिनल मामले जो है, आपराधिक मामलों में नहीं है कि कोई सांसद है किसी का सर फोड़ के आ गया या कहो कि किसी का मर्डर करके आ गया तो फिर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। सिविल मामलों में, है ना, सिविल मामलों में अगर ऐसा होता है तो फिर उसे 40 दिन पहले सत्र शुरू होने के और 40 दिन बाद, सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये एक विशेषाधिकार है। क्यों ऐसा, अगर ऐसा कोई सिविल मामला है, सिविल मामला मतलब ज्यादा गंभीर मामला होगा नहीं, और अगर छोटे छोटे मामलों में अगर सांसदों को परेशान करने लगे तो फिर संसद कैसे चलेगी, इसलिए ये ऐसा किया गया। अगला, सांसदों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संसद और उसकी कोई भी समिति है उसके समक्ष जो है जो भी सांसद जो है अपना भाषण कुछ देता है, कोई वक्तव्य देता है, तो उसके प्रति फिर वो न्यायालय में जाने के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा कि कोई उस पर जाके केस कर दे, कोई मानहानि का केस कर दे, ऐसा नहीं किया जा सकता है। संसद में जो बात की, तो आपको पता ही होगा कि बीजेपी के जो वो एक एमपी हुआ करते थे, विदुड़ी जी, विदुड़ी ने जो आपसे साथी एमपी जो कि
मुस्लिम कम्युनिटी से हुआ करते थे, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, परंतु फिर भी उनके ऊपर मानहानि वगैरह का केस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उन्होंने संसद में भाषण दिया था। अगर वही भाषण बाहर देते तो उनके ऊपर मानहानि का केस वगैरह हो जाता। हालांकि ये एक दुरुपयोग हुआ और ये बड़ा दुखद है कि उनके ऊपर सदन ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। ये बड़ा दुखद है क्योंकि बीजेपी जो है वो बहुमत में थी तो इसलिए नहीं हो पाया, पर ये बहुत दुखद है। तो हालांकि हाँ, इनके विशेषाधिकारों के कुछ दुरुपयोग भी होते हैं, परंतु ये तो चलो दुरुपयोग की बात होगी, मगर फिर भी अगर कोई अपनी बात रखना चाहे तो फिर अगर ऐसा हो तो वो बात ही नहीं रख पाएगा अगर उनके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना हो तो। चलिए आगे आ जाते हैं। यहां पर संसद की कार्यप्रणाली को विनियमित करने वाले जो आदेश हैं उनके पूरा अधीन होंगे। हालांकि ये जो आपको विशेषाधिकार मिलेंगे ये सारे के सारे जो सदन के जो नियम हैं उनके अधीन होंगे। ऐसा नहीं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो फिर सदन में आप जो है वो गैर संसदीय भाषा का इस्तेमाल करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। अगला, इन्हें जूरी सेवा से भी छूट दी गई है। जो सदस्य हैं उन सदस्यों को जूरी सेवा से छूट दी गई। मतलब क्या हुआ? अगर कोई मामला संसद में माफ कीजिएगा कोर्ट में लंबित है, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लंबित है और उस टाइम पे सत्र चल रहा है, तो अब सांसद सत्र जो है वो कोई सांसद होगा वो संसद में आएगा कि कोर्ट में जाएगा? तो यहाँ पर उनको छूट दी गई कि भाई साहब आप कोर्ट जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप संसद में जाओ, है ना। तो कोई मामला अगर किसी सांसद पर ऐसा चल रहा है तो फिर उसे साक्ष्य देने या गवाही देने के लिए संसद वगैरह में नहीं, कोर्ट वगैरह में नहीं बुलाया जा सकता जब तक कि सत्र चल रहा हो। ये इनके पास एक वो है ना। और ये तो हो गए व्यक्तिगत सदस्य के रूप में। और एक सामूहिक विशेषाधिकार भी होते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार भी होते हैं। ये तो हो गया एक प्रत्येक व्यक्ति को अलग से ये अधिकार है। ये एक सामूहिक विशेषाधिकार है कि लोकसभा है तो लोकसभा को, राज्यसभा को तो राज्यसभा को, ऐसा है। तो सदन जो भी होता है उसको अपनी जो भी बहस और कार्रवाई होती है उसे प्रकाशित करने का अधिकार है और दूसरों को प्रकाशित करने से रोकने का भी अधिकार है कि भाई हम जो है आप जो आपकी एनडीटीवी जो है वो नहीं कर सकता, जी टीवी जो है वो नहीं कर सकता, ऐसा संसद कह सकती है कि भैया कोई भी नहीं जारी नहीं कर सकता ये वाली, है ना। हालांकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से यह कह दिया गया कि कोई सच्ची रिपोर्ट का प्रकाशन करना हो तो फिर जो है वो कर सकता है कोई भी चैनल। तो अब आप देखेंगे कि जो संसद टीवी है उसका प्रकाशन जो है सब कर लेते हैं। हालांकि वहाँ पर दिया होता है आभार वगैरह की संसद टीवी ऐसा करके, या सोर्स संसद टीवी करके, ऐसा इतना क्रेडिट दे दिया जाता है, बाकी फिर उसका प्रकाशन किया जा सकता है ना। अगर सदन की गुप्त बैठक हो रही हो तो फिर उसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता। देखिए सदन कभी कभी क्या होता है कि गुप्त बैठकें भी करता है, और अगर गुप्त बैठक हो रही हो तो फिर उसका प्रकाशन जो है उसकी आप कह सकते हो कि किसी भी प्रकार का सच्ची रिपोर्ट का भी प्रकाशन आप नहीं कर सकते। भाई बात ही गुप्त है तो फिर आप कैसे कर पाओगे, है ना। और सदन चाहे तो जो अजनबी हैं उन अजनबियों को अपनी कार्रवाई से बाहर कर सकता है और किसी मामले को लेकर गुप्त बैठकें भी आयोजित कर सकता है। ये विशेषाधिकार है। याद रखना, यूपीएससी सीधा सीधा विशेषाधिकारों से क्वेश्चन पूछ लेगी, और पूछा भी ऑलरेडी। जब मैं पीवाई की डिस्कशन कराऊंगा प्री प्लस मेंस के तो आपको दिखाऊंगा मैं, है ना। और सदन जो है या संसद जो है अपनी प्रक्रिया और अपने कामकाज के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है कि भाई मुझे कैसे कामकाज मेरा चलाना है, उसके संबंध में वो अपने खुद के रूल्स बना सकती हैं, कोई उसे डिक्टेट नहीं कर सकता, है ना। अगला, और उन रूल्स के मामले में वो निर्णय भी दे सकती है। अगला, अगर संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो तो वो अवमानना के लिए दंड भी दे सकती है। ऐसा हुआ था कहां? यूपी विधानसभा में। आप जाना और नेट पे डालना, यूपी विधानसभा में हुआ, शायद 2005 का कोई मामला है। वहां पर कोई एमएलए था, उस एमएलए को पुलिस वालों ने पीट दिया था किसी मामले में लेकर। तो फिर ये जो है, ये तो एमएलए के कुछ विशेषाधिकार हैं तो उन विशेषाधिकारों का हनन हुआ। तो अब जाके शायद लास्ट ईयर, है ना, लास्ट ईयर चल जाके जो है फिर इसके ऊपर कार्रवाई होती है और ऑलमोस्ट 24 घंटे की जो है वो सजा सुनाई जाती है उन पुलिस वालों को यूपी विधानसभा के द्वारा। तो देखना, अब तक कोर्ट को आपने सजा सुनाते हुए देखा होगा, पर यहाँ पर विधानसभा ने सजा आपको सुनाई। आप यूट्यूब पे जाकर वो वीडियो आप जरूर देखना ताकि आप पता लगे आपको कि सदन जो है वो कैसे दंडित कर सकता है ना। अगला, अगर कोई सदस्य है उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसे नजरबंद किया जाता है, या कोई दोष सिद्धि उसके ऊपर होती है, या कार्रवाई या उसकी कोई रिहाई होती है, तो तत्काल सूचना जो है वो सदन को मिलनी चाहिए। जो पीठासीन अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी के पास पूरी जानकारी जाती है। अगर किसी सांसद को गिरफ्तार किया गया है या किसी को रिहा किया गया तो सारी जानकारी उसके पास में होती है और वो सदन को ये वाली सारी जानकारी देते हैं। सदन जांच शुरू करवा सकता है, गवाहों की उपस्थिति के आदेश दे सकता है और प्रासंगिक कागजात और रिकॉर्ड भी मंगवा सकता है। यानी कि ये कोर्ट के जैसे बिहेव करने लग जाता है जब कोई मामला
सदन सुन रहा होता। तो ये यूपी विधानसभा वाला मामला है, इसमें ऐसा हुआ था, है ना। अगला, न्यायालयों को सदन या उसकी समितियों की कार्रवाई की जांच करने पर प्रतिबंध किया गया है कि कोई सदन है या उस सदन की कोई समिति है, तो उस समिति की क्या कार्रवाई की है, क्या जांच है उसकी, उसके ऊपर कोर्ट जो है कोई उसमें उसकी जांच नहीं कर सकता है ना। कोई भी सदस्य, चाहे वो बाहरी हो या सदन का सदस्य हो, अगर वो सदन के प्रीमाइसेस में है, कि मान लीजिए ये सदन का पूरा प्रीमाइसेस है, परिसर है, और इस परिसर के अंदर पूरा सब कुछ आता है, गेट से अंदर घुसते पूरा परिसर इसमें आ जाता है। इस परिसर के अंदर अगर कोई सदन का सदस्य है या कोई बाहरी व्यक्ति भी है, तो इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि पीठासीन अधिकारी ना कह दे, है ना। जैसे कि लोकसभा के मामले में अध्यक्ष और वहां पर सभापति जब तक ना कह दे गिरफ्तार करने के लिए, नहीं गिरफ्तार कर सकते, घुस भी नहीं सकते। सेम याद रखना, ऐसा ही यूनिवर्सिटीज पर भी लागू होता है। बिना यूनिवर्सिटी के चांसलर की अनुमति के या वाइस चांसलर की अनुमति के पुलिस जो है वो यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं कर सकती है, याद रखना ये वाली बात। एक बार ऐसा केस हुआ था ब्रिटेन में, तो वहाँ की एक यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात है। वहाँ के वहाँ की पीएम जो थी मार्गरेट थेचर, उनको अपने कैंपस में आने से मना कर दिया था, पीएम को मना कर दिया था। सोचिए इंडिया में क्या ऐसा हो सकता है, और बाद में वहाँ की पीएम जाते भी नहीं है। अगर इंडिया में ऐसा हो जाए तो पूरा देशद्रोही घोषित कर दिया जाए, है ना। चलिए, तो उस सदन के परिसर के भीतर भीतर कोई सिविल या आपराधिक कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती, जब तक कि वो पीठासीन अधिकारी जो है इसकी अनुमति नहीं दे दे। और फिर आपको याद दिला दूं, सिर्फ आपके पास जज्बा होना ही जरूरी नहीं है, स्मार्ट स्टडी की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो आपको दे सकती है सिर्फ और सिर्फ लर्निफाई, ताकि आप हर सवाल का सही जवाब दे पाएं, है ना। अब देख लेते हैं भारतीय संसद में विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना। तो एक हो सकता है विशेषाधिकार का उल्लंघन, एक हो सकता है सदन की अवमानना। देखते हैं दोनों में क्या होता है। विशेषाधिकार का उल्लंघन क्या हो गया, जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी सदस्य के व्यक्तिगत रूप से या सदन के सामूहिक रूप से विशेषाधिकारों का हनन कर दे, है ना। और सदन की अवमानना क्या हो गया, कोई ऐसा कार्य या चूक जो सदन के किसी संसद के किसी सदन और उसके सदस्य या उसके किसी अधिकारी के कार्यवाही में बाधा डालता हो, तो वो सदन की अवमानना हो गई। समझ रहे आप बात, है ना। यहाँ पर विशेषाधिकारों पर संसदीय समिति भी अपने यहाँ बनाई गई है, जिसमें 15+10 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो है वो लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा में 10 इसमें सदस्य होते हैं। मतलब होगा कि राज्यसभा में जो समिति होती है उसके 10 सदस्य होते हैं, लोकसभा में जो होती है उसके 15 सदस्य होते हैं। दोनों सदनों में अलग अलग ये विशेषाधिकारों की एक समिति भी होती है, और विशेषाधिकारों का हनन के मामले में ये जांच करती है, और फिर सभापति या अध्यक्ष जो होते हैं उनको ये जांच सौंपती है, क्योंकि कुछ कुछ सदस्य जो है वो विशेषाधिकारों का हनन कर देते हैं ना। हाँ, चलिए, जैसे कि मान लीजिए मंत्री जी से सवाल करा गया और मंत्री जी ने गलत तथ्य पेश कर दिए, तो ये विशेषाधिकारों का हनन होता है उस सांसद के। फिर ये जो है इस विशेषाधिकार समिति के सामने ये मामला जाता है, और हो सकता है कि मंत्री जी को दंडित भी किया जाए, है ना। देखना, यहाँ पर विशेषाधिकारों का उल्लंघन और सदन की अवमानना एक दूसरे के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत अंतर भी है, नहीं पढ़ना इस अंतर में आपको, इतना आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना। एक बार आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना सारा आपको अंदर कोई नहीं पूछने बैठेगा इतना सारा, कि यूपीएससी मेंस में आपसे क्वेश्चन बनाने पूछे या प्रीलिम्स में से बने, कोई नहीं बनता ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो वही क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ये भी जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। फिर मैं आपको याद दिला दूँ, एक स्मार्ट स्टडी की स्ट्रेटेजी वो लर्निफाई आपको दे सकती है। अब जो संहिताकरण होना है संसदीय विशेषाधिकारों का, उसके ऊपर बहस चल रही है कि क्या उसका संहिताकरण किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो वकालत की बात करें कि हाँ संहिताकरण होना चाहिए, तो उसके पक्ष में हम देख लेते हैं कि हाँ संहिताकरण होना चाहिए। तो जब तक ये संहिताकरण नहीं हो जाएगा तब तक ये अस्पष्ट ही बने रहेंगे और अलग अलग व्याख्याओं के अधीन होंगे। कोई जो है वो अलग व्याख्या करेगा, कोई अलग व्याख्या करेगा। अगर एक बार इनको कोडिफाई कर दिया जाए, एक जगह संहिताबद्ध कर दिया जाए, तो फिर इनकी व्याख्या करना भी आसान हो जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएंगे, है ना। और अगर इनका संहिताकरण कर दिया जाएगा तो न्यायपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष को रोका जा सकेगा। कैसे? मान लीजिए कि विधायिका जो है वो किसी नियम का अलग से इंटरप्रिटेशन कर रही है और न्यायपालिका उसका अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन कर दे, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो दोनों की व्याख्याओं में अंतर आ जाएगा, तो फिर संघर्ष हो जाएगा। और जब व्याख्या एक हो जाएगी, संहिताबद्ध कर दिया जाएगा, तो संघर्ष नहीं होगा, है ना। और ये संहिताबद्ध अगर कर दिया जाएगा इनको, तो यहां पर इनका विशेषाधिकारों के अनुपालन का पालन भी सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ विशेषाधिकारों का पालन सब लोग करें, है ना। यहां पर चुनौतियां क्या क्या है अपने यहाँ? चुनौतियां अपने यहाँ है कि अगर ऐसा कोई बिल लाया जाता है इनको कोडिफाई करने वाला, तो ऐसा हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष की
के का पहलू ही उसमें हो सकता है कि जब अगर कोई सत्ता में कोई है पक्ष, तो वो अगर इसको कोडिफिकेशन के लिए कोई बिल लाएगा, तो फिर वो तो ये देखेगा ना कि मेरे दल का क्या फ़ायदा उसमें हो सकता है, या मैं हमेशा सत्ता में बना रहा हूँ, ऐसा क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये अगर लाया जाता है, इनको कोडिफाई किया जाता है, तो ये यहाँ पर एक चुनौती इसमें सामने आ जाती है ना। अब ये भी नहीं निर्धारण किया जा सकता ठीक से कि सीमा विशेषाधिकार का उल्लंघन क्या है, अवमानना क्या है। कुछ हो सकता है कि कुछ विशेषाधिकार का उल्लंघन अवमानना हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है, तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल कार्य है ना। अगला, अगर अब तक संहिताबद्ध नहीं है तो क्या होता है कि उदार रूप से व्याख्या कर सकते हैं पीठासीन अधिकारी की, हाँ भाई इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है। अगर इनको संहिताबद्ध कर दिया गया तो यहाँ पर संसद की प्रतिष्ठा और संप्रभुता पर भी असर पड़ेगा बाद में, है ना, क्योंकि अब सारी शक्तियां जो है वो संसद के पास नहीं रह जाएगी, है ना। और यहाँ पर जो भाग 3 है, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। उन फंडामेंटल राइट के साथ इन विशेषाधिकारों का सामंजस्य स्थापित करने की भी जरूरत है। भाई मूल अधिकार जो है ये तो क्या कहता है कि सब लोग बराबर है, समान है। आर्टिकल 14, 15 ये सब बताता है कि समानता का अधिकार है। परंतु यहाँ पर अगर किसी को विशेषाधिकार दे दिए गए तो वो तो असमान हो गए, तो फिर ये तो संविधान के इस अनुच्छेद के तो विरोध में हो। तो इनके बीच में भी एक सामंजस्य बिठाना जरूरी है। चलिए, है ना, ये हो गया। अब ये जो संसदीय प्रभावशीलता है अपनी, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो भारत सरकार में और जो प्रशासन है उस पर संसदीय जो नियंत्रण होना चाहिए। एक तो देखना, प्रशासन पर भी संसदीय नियंत्रण होता है। जब हम प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं तो प्रशासन के ऊपर भी नियंत्रण होता है, तो उसमें संसदीय नियंत्रण आता है, उस पर कार्यकारी नियंत्रण आता है, उस पर न्यायिक नियंत्रण आता है, उस पर मीडिया का नियंत्रण आता है, उस पर सिविल सोसाइटी का नियंत्रण आता है। सेम वैसे ही जब गवर्नेंस पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे, वैसे सरकार के ऊपर भी नियंत्रण होता है। तो वो किसका होता है, उसको न्यायपालिका का होता है, वो मीडिया का भी होता है, और वो संसद का भी होता है। तो ये संसद का जो नियंत्रण है वो व्यवहारिक से सैद्धांतिक ज़्यादा है, यानी व्यवहारिक रूप में बहुत कम नियंत्रण होता है संसद का सरकार के ऊपर। ये बस सैद्धांतिक है कि हाँ नियंत्रण होता है। ऐसा क्यों होता है, एक तो ये है कि संसद जो है उसके पास में समय बहुत कम है। ले देखिए 3 सत्र होते हैं, और उन 3 सत्र में भी कितनी बैठकें होती, कभी 105 बैठक होती है, कभी 100 बैठक होती है, ऐसा होता है। और तो अब तो कम कम से कम होते जा रहे हैं। साथ ही साथ संसद के बाद विशेषज्ञता का भी अभाव है, क्योंकि संसद में जो सदस्य होते हैं वो कोई विशेषज्ञ थोड़े होते हैं। कुछ सदस्य तो ऐसे हैं कि वो अनपढ़ ही हैं, उनके पास कोई डिग्री विग्री कुछ नहीं है। ये कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो 10th तक भी नहीं पढ़े, हाई स्कूल वगैरह तक भी नहीं पढ़े, तो फिर उनमें विशेषज्ञता कहाँ से आ जाएगी। और मामले तो कुछ टेक्निकल भी हो सकते हैं। जब सरकार कुछ टेक्निकल मामला लेके आ रही है, मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई संबंधित को बिल लेके आ रही है, और सांसद महोदय को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है इसके बारे में कोई पता ही नहीं है, तो फिर वो क्या ही डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, है ना। साथ ही साथ अब जो प्रशासन है और ये कार्यपालिका है, इसका ढांचा ज़्यादा से ज़्यादा जटिल होता जा रहा है, और इसका आकार भी बढ़ता जा रहा है। आकार बढ़ता जा रहा है, बैठकें कम होती जा रही है, और जटिल ढांचा है, और वो लोग विशेषज्ञ है नहीं, तो फिर ये तो सैद्धांतिक ही हुआ ना, कमजोर हो जाएगा संसदीय नियंत्रण। अगला, जो भी अनुदान मांगों की तकनीकी प्रकृति है वो संसद के वित्तीय नियंत्रण में बाधा डालती है, क्योंकि तकनीकी चीजें, मैंने बताया विशेषज्ञ है नहीं, तो तकनीकों के बारे में इनको पता नहीं होता है। संसद का विशाल आकार है, ये भी प्रतिबंधित कर देता है, क्योंकि इतना विशाल आकार है, 545 सदस्य यहाँ बैठे हैं, 250 सदस्य वहाँ बैठे हैं, तो फिर क्या होता है कि इतने सारे लोगों में डिस्कशन नहीं हो पाता है। कम लोग हों तो डिस्कशन अच्छे से हो पाता है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर यह है कि जो संसद में कार्यपालिका है, कार्यपालिका को बहुमत मिला होता है यहाँ पर। भाई संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका कोई जो का विधायिका है उसमें बहुमत प्राप्त होता है, और बहुमत से ही तो निर्णय लिए जाते हैं। तो बहुमत तो इनके पास ऑलरेडी है ही। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि जो माफ कीजिएगा, जो विपक्ष है, विपक्ष में मजबूत नहीं। तो ऐसा में क्या होगा, ऐसा में तो जो कार्यपालिका है वो तो मजबूत ही रहेगी, और संसद का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। अगला, जो संसदीय समितियां हैं जैसे कि लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये कमेटी क्या करती है, पोस्टमार्टम कार्य करती है, यानी अगर कोई ऑलरेडी खर्च हो चुका है उसके बाद ये उसकी जांच करती, तो ये तो पोस्टमार्टम हुआ ना। अब तो खर्च हो चुका, खर्च होने से पहले अगर कुछ सलाह देती तो कोई बात थी, अब तो खर्च तो हो ही चुका, अब क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ये पोस्टमार्टम जैसा कार्य होता है। अगला, गिलोटिन का बढ़ता प्रभाव। अब देखना गिलोटिन, जिन जिन बच्चों को नहीं पता गिलोटिन क्या होता है, तो पिछला लेक्चर जाके एक बार देखना। गिलोटिन का मतलब होता है कि चर्चा यहाँ पर समाप्त कर दी जाती है और मतदान के लिए रख दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी 100 उपबंध है किसी बिल में, तो उसके 10 पर चर्चा कर दी और 90 को मतदान के लिए रख दिया कि हाँ इसकी इनके ऊपर भी चर्चा होगी। तो बाकी 90 जो उपबंध है उनके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा ना, सांसद डिस्कस करेंगे और फिर तो सरकार आराम से पास करवा लेगी। तो गिलोटिन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अगला एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर
प्रत्यायोजित विधान, इसे नवीन, लॉर्ड हेवार्ट, याद रखना, लॉर्ड हेवार्ट ने इसे कहा है नवीन निरंकुशता, प्रत्यायोजित विधान को। प्रत्यायोजित विधान है क्या सर? इसे अधीनस्थ विधान भी कहते हैं। यूपीएससी ने एक बार स्टेटमेंट बना दिया था, अधीनस्थ विधान या इसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इंग्लिश में भी समझते जाइए। क्या होता है सर? देखना, नॉर्मली जो है वो कानून बनाने का कार्य किसका है? संसद का है सर। परंतु ये अधिकार जब किसी और संस्था को दे दिया जाए तो वो होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी प्रत्यायोजित कर दिया गया आपका अधिकार किसी और संस्था को, ये होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जब आप भी, आपको कोई, जैसे पापा आपको कोई काम कहते हैं, फिर आप अपने छोटे भाई को कह देते हो, तो आप, पापा ने आपको डेलीगेट कर दिया वो काम और आपने अपने छोटे भाई को डेलीगेट कर दिया, ये होता है प्रत्यायोजित विधान। तो ये अब बढ़ता जा रहा है। अब क्या है? संसद ने अपना काम किसको दे दिया? कार्यपालिका को दे दिया, यानी कि सरकार को दे दिया। अब जो काम कानून बनाने का संसद का था वो अब सरकार कर रही है, जबकि सरकार का काम क्या है? लागू करना। तो लागू भी यही कर रही है और कानूनों का निर्माण भी यही कर रही है। तो फिर अब कौन निगरानी रखेगा इसके ऊपर? तो ये प्रत्यायोजित विधान का जो प्रयोग बढ़ता जा रहा है और साथ साथ नौकरशाही का जो दायरा बढ़ता जा रहा है, ये भी बहुत खतरनाक है संसदीय नियंत्रण के लिए। अगला, राष्ट्रपति बार बार अध्यादेश जारी कर देते हैं, तो अध्यादेश के माध्यम से ही कानून बना दिए जाएंगे, तो संसद क्या करेंगे फिर? संसद क्या करेगी? संसद का काम कानून बनाना, तो संसद का को तो बाईपास करके यहाँ पर अध्यादेश जारी कर दिए जा रहे हैं। अगला, ये जो काम करते हैं ज्यादातर संसद में, ये राजनीतिक प्रकृति के होते हैं। आपको देखने में आपको मिलेगा संसद में, आप अभी थोड़े समय में, पिछले 10-20 सालों में, कि संसद में हो क्या रहा है, कुछ भी काम हो रहा है उसमें राजनीति पहले ले आ रहे हैं। जनता की कोई सोच ही नहीं रहा है, कुछ भी मामला हो उसमें राजनीति पहले आ जाएगी। अगला, एक मजबूत, स्थिर और सुसंगत विपक्ष नहीं है। देखो, 17वीं लोकसभा में तो मात्र 44 सीट थी सबसे बड़ी पार्टी के पास में, और ये तो एक विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला था इसे। तो सोचो कहाँ मजबूत विपक्ष है। अभी हालांकि 99, माफ कीजिएगा, हाँ 99 जो है वो सीट्स हैं जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो फिर भी एक मजबूत तो फिर भी नहीं है। मजबूत विपक्ष अगर हो तो फिर जो है वो ठीक से डिस्कशन होगा, विपक्ष का सहारा लिया जाएगा संसद के द्वारा, और फिर होगा लोकतंत्र। ये होगा असली लोकतंत्र। अगला, संसदीय आचरण और नैतिकता में तो गिरावट आ रही है। देखना आप, कोई सांसद साथी सांसद को गालियां दे रहा है, कोई वहां पर तख्तियां उछाल रहे हैं, कोई वहां पर वेल में आ रहा है, कोई वहां पर जो है वो मर्डर गश्ती कर रहे हैं, कुछ जो पर्सनल कटाक्ष किए जा रहे हैं। तो ये आचरण और नैतिकता में गिरावट आ रही है ना, तो कहाँ संसद का नियंत्रण बचेगा? बैठकें हो नहीं रही है, संसद को जो है वो स्थगित कर दिया जा रहा है, सांसदों को, जो विपक्षी सांसद है उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो कहाँ, ये तो आचरण में गिरावट ही है और क्या है? फिर मैं एक बार आपको याद दिला दूं, सिर्फ जज्बा नहीं, स्मार्ट स्टडी की स्ट्रैटेजी, और कहाँ मिलेगी? लर्निफाई के साथ, ताकि आप हर सवाल का सही जवाब दे पाए। और आपको यकीन नहीं है तो पिछली बार 99% जो है क्वेश्चन ज्योग्राफी से मेरी सीरीज से सॉल्व किया जा सकते थे, और इस बार मेरी पॉलिटी की सीरीज से आपको बताऊंगा कि 99% क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएं, उनकी मैं नहीं कह सकता, बाकी जो क्वेश्चन ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन यहां से आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, है ना। अगला, समाधान और आगे का रास्ता क्या हो सकता है कि संसदीय सुधार जो है वो हमें तेजी से इसमें करने चाहिए, ताकि संसद की छवि बरकरार रह सके। जो गठबंधन है उस गठबंधन के ऊपर भी दल बदल विरोधी अधिनियम लागू होना चाहिए। यानी कि ऐसा है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर, तो नीतीश कुमार जी का एग्जाम्पल लें। नीतीश कुमार जी पहले इंडिया अलायंस में, अब एनडीए अलायंस में आ गए, तो क्या हुआ? ये तो गलत बात है ना अगर कायदे से देखा जाए तो। परंतु ये ऐसा आ गया तो अब इसे दल बदल माना जाना चाहिए, क्योंकि इस गठबंधन से ये अलग हुए तो इनके ऊपर दल बदल का केस लगना चाहिए, और फिर इनके सारे सदस्य जो है वो होने चाहिए बर्खास्त। ऐसा होना चाहिए, ऐसा सबके साथ होना चाहिए जो जो पार्टियां ऐसा कर रही हैं, है ना। जो वित्तीय रूप है उसको कम आकर्षण बनाना चाहिए, और सार्वजनिक सेवा की भावना से उसको प्रेरित करना चाहिए सदस्यों को। अगला हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति जो है वो 1 वर्ष में एक बार दी जानी चाहिए। अब तक सिर्फ जो है एक सत्र में सिर्फ एक बार दी जाती है। अगला ये है कि जो नैतिक आचरण है उसके लिए कठोर दंड, अनैतिक आचरण हो रहा है उसके लिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए। जर्मन मॉडल जो है हमें अपनाना चाहिए, ताकि रचनात्मक विश्वास मत जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया जा सके। जो संसदीय समिति प्रणाली है, यानी जो संसद में जो समितियां होती हैं वो समितियां अपना काम अच्छे से करें, इसको मजबूत करना चाहिए। और संसद एक साल में कितने दिन बैठेगी, ये संख्या जो है वो कम से कम मिनिमम दिन होते हैं वो तो निर्धारित
यहाँ पर निर्धारण किया ही जाना चाहिए, है ना। जो NCRWC जो है, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो कमीशन बना था, उसने कहा कि लोकसभा 120 दिन कम से कम बैठें और राज्यसभा कम से कम 100 दिन बैठें एक साल में, ऐसा होना ही चाहिए, है ना। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। अब हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, संसद की बहुआयामी भूमिका और उसकी शक्तियां क्या क्या है, यानी संसद कौन कौन से काम करती है अलग अलग तरीके के। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाता है विधायी शक्तियां और कार्य, यानी संसद का महत्वपूर्ण काम क्या होता है। संसद का महत्वपूर्ण कार्य होता है कानून निर्माण, तो ये काम करती है। तो इसमें क्या हो गया, देश के शासन के लिए कानून ये बनाती है। कौन कौन से विषय पर बनाती है, तो संघ सूची पर बनाती है और समवर्ती सूची पर बनाती है और राज्य सूची पर भी कभी कभी बनाती है। कौन से केस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। और समवर्ती सूची में अगर राज्य का भी कानून है और केंद्र का भी कानून है और दोनों में टकराव हुआ तो किसका प्रिवेल करेगा, केंद्र सरकार का कानून जो है वो अधिभावी शक्तियां इसके पास होगी। अगला, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उनको क्या करते हैं, अनुमोदन कौन करती है, संसद करती है साहब। अगला, संसद जो है वो कानून बनाती है और कार्यपालिका को कानून के ढांचे के भीतर जो है वो विस्तृत नियम बनाने का अधिकार देती है। इसे तो प्रत्याशित विधान कहते हैं, अधीनस्थ विधान कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अभी मैंने बताया। तो ये भी संसद का, हमें संसद तो कार्यपालिका को ये अधिकार देती है कि आप ये कानून बना सकते हैं। अगला, संसद जो है वो 5 असामान्य स्थितियां आती है, उनमें राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। नॉर्मली संसद जो है वो केंद्र सूची के कानून विषय पर कानून बनाती है, पर अगर 5 कंडीशन ऐसी है, उन कंडीशन में वो राज्य सूची के मामलों पर भी कानून बना सकती है। सर कौन से 5 कंडीशन, पहला, राज्यसभा इस आशय का कोई जो प्रस्ताव पारित कर दे, है ना। अगला, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। अगला, 2 या 2 से अधिक राज्य जो है वो संसद से अनुरोध करे, 2 या 2 से अधिक राज्य जो है खुद संसद से कहे कि भैया हमारे लिए जो है आप कानून बना दो। अगला, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता, संधि या कोई कन्वेंशन उसको इफेक्टिव करना है, उसको प्रभावी बनाना है, तो फिर उसके लिए भी संसद जो है कानून बना सकती है, राज्य से पूछने की जरूरत नहीं है, भले वो राज्य सूची का मामला हो। अगला, राष्ट्रपति शासन लगा हो केंद्र में, माफ कीजिएगा राज्य में, तो उस टाइम पर भी राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है, संसद बना सकती है। तो ये 5, ये जो आपको ये कंडीशन है याद रखनी है, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन बना सकती है, ऑलरेडी बनाए भी हैं। अगला, कानून बनाने के साथ साथ संसद कुछ कार्यकारी कार्य भी करती है, कार्यकारी शक्तियां भी इसके पास है। कार्यकारी मतलब कार्यपालिका से संबंधित कार्य करती है। क्या कार्य करती है, देखना, ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कैसा नियंत्रण रखेगी, तो प्रश्नकाल के माध्यम से रखेगी, शून्यकाल के माध्यम से रखेगी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और बहुत सारी चर्चा करके ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अगला, समितियों की सहायता से कार्यपालिका की गतिविधियों का पर्यवेक्षण भी करती रहती है। पर्यवेक्षण का मतलब हो गया सुपरविजन। समितियां होती है संसदीय समितियां, उन समितियों के माध्यम से ये कार्यपालिका पर पूरा नजर रखती है। अगला, जो मंत्री सामूहिक रूप से सामान्य संसद के प्रति और विशेष लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। तो ऐसे लोकसभा नियंत्रण रखेंगे ना, ये लोकसभा का एक कार्य होगा उनके ऊपर नियंत्रण रखना है। अगला, जो भी मंत्री है उसके अधीन जो भी मंत्रालय है उसका कुशल प्रशासन के लिए वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है, और संसद में जब भी क्वेश्चन करा जाता है उस मंत्री से, तो फिर उस मंत्री की जिम्मेदारी है कि उस मंत्रालय से संबंधित पूरे मामलों का वो जवाब देगा, है ना। अगला, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके पूरा मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकती है, तो ये भी तो इसका एक कार्य हुआ। अगला, लोकसभा जो है वो सरकार में अविश्वास व्यक्त कर सकती है। कौन कौन से मामलों में कर सकती है, तो वो कर सकती है राष्ट्रपति का जो उद्घाटन भाषण होता है, तो राष्ट्रपति भाषण देते हैं, उसके ऊपर बाद में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। तो अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव को पास नहीं किया जाए तो फिर जो है हो सकता है कि जो सरकार है उसे इस्तीफा देना पड़ जाए, क्योंकि इसका मतलब हो गया कि सरकार के पास अब अपना बहुमत नहीं है। अगला, धन विधेयक को अगर लोकसभा अस्वीकार कर दे तो फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगला, निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव जो अगर पारित कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि अब विपक्ष के पास में इतना संख्या बल है कि वो अब सरकार बना सकता है, इसका मतलब अब मौजूदा सरकार जो हो सकता है उसको इस्तीफा देना पड़ जाए। अगला, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है उसके ऊपर सरकार को हरा दिया जाए
तब भी सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, और अगर कटौती प्रस्ताव पास हो जाए तब भी सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये आपको ईजी सा लग रहा होगा, मगर मास्टर की बात को कभी भी ईजी मत लेना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन बनेगा और मैं आपको बताऊंगा। जब 2025 की प्री हो जाएगी उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा और विद एविडेंस, सबूत के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि देखना बेटा मैंने बोला था यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और आप हल्के में ले रहे थे मास्टर को, और देखना आप यहाँ पर आप धोखा खा गए हैं, क्योंकि पहले भी बच्चे धोखा खा चुके हैं। मेरी ज्योग्राफी की सीरीज से मैंने पढ़ाया था और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ भी बच्चों ने धोखा खाया। तो अब इस बार कम से कम आप मत खाना, है ना। अगला, वित्तीय शक्तियां भी होती है संसद के पास में। क्या शक्तियां होती हैं? संसद के अनुमोदन के बिना कोई भी कर वसूला ही नहीं जा सकता, ना ही संचित निधि से कोई व्यय किया जा सकता है। तो ये अधिकार है ना संसद के पास में। अगला, संसद की जो भी वित्तीय समितियां होती है, उन वित्तीय समितियों के माध्यम से वो पूरा सरकार के प्रदर्शन के ऊपर निगरानी रखती है और उसकी जांच करती है कि सरकार ने पैसा कहाँ खर्च किया, क्या सही जगह खर्च किया, ज़्यादा तो नहीं कर दिया, जिसको खर्च करना चाहिए था उसी ने खर्च किया कि नहीं। ये सब इन सब के ऊपर नियंत्रण रखती है। हाँ, अगला, संसद पर नियंत्रण जो है वो दो चरणों में रखती है। एक तो बजट नियंत्रण के माध्यम से। भाई बजट कौन पास करता है? संसद ही तो पास करती है। तो संसद जब उसके पास ही नहीं करेगी तो फिर सरकार पैसे ही नहीं निकाल पाएगी, ना तो निकाल पाएगी ना तो जमा कर पाएगी। अगला, बजटेतर नियंत्रण भी रखती है, यानी बजट पैसा तो दे दिया, पैसा देने में भी नियंत्रण रखती है कि भाई कितना पैसा देना है कितना नहीं देना है। अब पैसा दे दिया तो अब ये भी पूछेगी कि ये पैसा आपने खर्च कहाँ किया, क्या सही जगह किया कि नहीं किया। वही समझेगा आपके पिताजी आपको पैसा भेजते हैं, आप मान लीजिए कि दिल्ली में पढ़ते हैं, तो पिताजी आपको पैसा भेजेंगे, तो पिताजी आपको पूछेंगे कि भैया कितने रुपये चाहिए, आप कहोगे 10,000 चाहिए। 10,000 क्यों चाहिए? 7,000 में काम क्यों नहीं चलेगा? 8,000 में काम क्यों नहीं चलेगा? तो आपको बताना पड़ेगा कि पिताजी देखो रूम का रेंट ही जाता है 5,000, तो फिर देखना ये खाने पीने में चला जाता है, फिर लाइब्रेरी की फीस चली जाती है, तो बताना। उसके बाद में आपका खर्च हो, आपने पिताजी ने 10,000 मान लीजिए आपको दे दिया, अब फिर पिताजी पूछेंगे कि ये 10,000 कहाँ कहाँ खर्च हुए, क्या सही जगह खर्च हुए कि नहीं, क्या लाइब्रेरी की फीस आपने दी कि नहीं दी, क्या जो ट्यूशन की माफ कीजिए कोचिंग की फीस देनी थी वो आपने दी कि नहीं दी, है ना। ये सारे काम तो ये दोनों तरीके से इसके ऊपर होता है ना। अगला यहां पर आ जाता है कि देखना यहां पर जो लिखा ना रूल ऑफ लैप्स वाला, लैप्स का मतलब क्या होता है? एन्युटी मॉडल पर ये चलता है, वार्षिकी। लैप्स का मतलब हो गया कि अगर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सरकार ने पैसे खर्च नहीं किए तो फिर वो पैसे वापस लैप्स हो जाते हैं और वापस संचित निधि में चले जाते हैं, सरकार के पास नहीं होते हैं। तभी तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, मार्च रश, ऐसा है ना। और वित्तीय नियंत्रण तभी संभव हो जाता है और क्योंकि संसद के प्राधिकार के बिना आरक्षित निधि जो भी संचित निधि है, उस संचित निधि में ना तो पैसे जमा करे जा सकते हैं ना उसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। और संसद के पास में संविधान निर्माण की शक्तियां भी है, यानी संविधान संशोधन वगैरह भी वो कर सकती है ना। वो प्रावधान जो भी संविधान, यहां से देखें यूपीएससी ने यहां से स्टेटमेंट बना दिया था कि संसद के पास में किसी भी प्रावधान को जोड़ने की, बदलने की और निरस्त करने की का अधिकार है अनुच्छेद 368 में। तो बिल्कुल अधिकार है, बशर्ते, बशर्ते क्या? बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा जो है, मूल ढांचे में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। बाकी सबको जो है वो समाप्त कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, जोड़ सकती है, घटा सकती है, सब कुछ कर सकती है संसद, है ना। जैसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया तो ये संसद कर सकती है, कुछ नया भी जोड़ सकती है, निरस्त भी कर सकती है कुछ चीजों को, परंतु 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 मूल ढांचे के संबंध में उससे संबंधित किसी बात को नहीं हटा सकती है। यूपीएससी ने यही स्टेटमेंट पूछा था, है ना। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, सिर्फ और सिर्फ संसद को है। सिर्फ और सिर्फ एक मामले में राज्य विधानमंडल शुरुआत करते हैं, कौन से मामले में? कि राज्य विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद होता है ना, तो विधान परिषद जो है इसका अगर निर्माण करना है तो वहां के विधानसभा जो है वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद के पास भेजती है, और संसद अगर उसे सामान्य बहुमत से, अगर सामान्य बहुमत से उसे पास कर दे तब वहां पर विधान परिषद बन सकती है। तो एक मामले में सिर्फ जो है वो राज्य शुरुआत कर सकते हैं संविधान संशोधन की, बाकी सब में संविधान संशोधन की शुरुआत कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है ना। संसद जो है वो संविधान में 3 तरीके से संशोधन कर सकती है, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से कर सकती है यानी 2/3 बहुमत वाला, और एक हो सकता है 2/3 बहुमत प्लस एक हो सकता है कि सामान्य बहुमत, उसे संसद जो है वो कर सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको डीप में पढ़ाया, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो आप वो लेक्चर आप जाके देख लेना। एक होता है विशेष बहुमत,
यानी 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान देने वाले का 2/3 बहुमत, और एक होता है 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। सहमति का मतलब हो गया सामान्य बहुमत, राज्यों से सामान्य बहुमत, जैसे कि एग्जाम्पल जीएसटी, इसको 2/3 बहुमत तो केंद्र से तो संसद से मिला ही मिला, साथ ही साथ राज्यों से भी, आधे राज्यों से भी सहमति यहां पर ली गई थी। अगला है न्यायिक शक्तियां भी संसद के पास में होती, क्या? एक तो ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकती है, तो न्यायपालिका जैसे कार्य कर रही है ना, किसी के ऊपर कोई केस चला रही है तो। अगला, उपराष्ट्रपति को भी पद से हटा सकती है ना। अगला, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, सीएजी है, इनको हटाने का प्रस्ताव जो है संसद में ही लाया जाता है। संसद ही अपने प्रस्ताव के माध्यम से उसको हटवा सकती है, अपने राष्ट्रपति को सिफारिश कर कर। और कोई बाहरी सदस्य है या कोई बाहरी लोग है या कोई सदस्य है, अगर वो संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है या सदन की अवमानना करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है, जैसे मैंने यूपी विधानसभा वाला बताया था, सेम लोकसभा राज्यसभा भी दे सकती है। अगला, चुनाव संबंधी शक्तियां भी इसके पास होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करती है? भाई संसद करती है ना। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करती है? संसद करती है। राज्यसभा के सभापति उपसभापति का चुनाव कौन करती है? संसद करती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों सदनों के विधानमंडल और उनके चुनाव को विनियमित करने का सारा अधिकार किसके पास है? इसके पास है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा और लोकसभा राज्यसभा का चुनाव कैसे होगा, ये कौन निर्धारित करेगा? इससे संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को ही तो है ना। और संसद ने इसके संबंध में देखना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 बनाए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 यहाँ पर बनाए गए हैं, है ना। ये आरपीए के बारे में, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगला, देश में ये सर्वोच्च विचार विमर्श का एक निकाय है, एक विचार विमर्श की बॉडी है देश में, और इसके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व मुद्दों पर, यहाँ पर महत्व के मुद्दों पर चर्चा होती रहती है। और राष्ट्रपति जो 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियां घोषित करते हैं, 352, 356 और 360 में, आप समझ गएंगे कौन सी, है ना। अगर नहीं समझे तो आपातकाल के संबंध में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप जाइए और वो लेक्चर देखिए ताकि आपको डीप में समझ में आएगा। ये सबको मंजूरी कौन देती है? संसद तो देती है ना। राज्य विधानसभा की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद कहाँ बनेगी कहाँ नहीं बनेगी, ये कौन निर्धारित करेगा? संसद निर्धारित करेगी। भारत के क्षेत्र को घटा सकता है, भारत के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, क्षेत्र में बदलाव कर सकती है, 2 राज्यों को मिला के 1 राज्य, 1 राज्य को मिलाकर 2 राज्य, ऐसा बना सकती है। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी साहब। और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, यहाँ पर जो है इनकी स्थापना अगर करनी होगी, एक और न्यायालय, उच्च न्यायालय की स्थापना कहीं करनी हो और सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में ऐसा कुछ अधिकार हो, तो ये सब किसके पास है? ये सब के सब संसद के पास में ही अधिकार आ जाते हैं, है ना। तो बस आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं। ये संसदीय संप्रभुता वाला सिद्धांत जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बस आज का लेक्चर यही समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।